Hello students, welcome to Dr. Dushyant Physics class. Myself Dr. Dushyant Pradeep. और आज का आपका जो फिजिक्स का टॉपिक है फिजिक्स फॉर 12th दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप। करंट लूप पे कितनी टॉर्क लगती है जब उसे रखा जाए इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब उसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स और टॉर्क लगती है वो आपने स्टडी करना है आज के इस लेक्चर में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो काम कीजिए, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करने के लिए एक रेक्टेंगुलर, एक क्या ले लीजिए, एक ले लीजिए भाई रेक्टेंगुलर लूप। एक रेक्टेंगुलर लूप ले लीजिए। चलिए देखते हैं, एक रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं। ये आपका आ गया रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, इस लूप का नाम रख लीजिए पी क्यू आर और एस। इस लूप में करंट फ्लो कर रही है आई। कौन सी करंट फ्लो कर रही है? आई करंट फ्लो कर रही है। डन। मान लीजिए इसका ये डायमेंशंस हैं, ये हैं एल। तो आमने सामने वाली पी क्यू और आर एस जो होंगी, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपकी ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं तो इनकी डायमेंशन एल हो गई। इसी तरह पी एस इक्वल टू क्यू आर दैट इज इक्वल टू बी। तो हमारे पास दो डायमेंशंस आ गई हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास बी है, ये वाली, ये आमने सामने इक्वल है। डन। अब देखिए, अब क्या है कि आपके पास लेंथ मिल गई, आपको फोर्स मिल गई, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया आपको। अब जो हम यहां पे ये देख के चलते हैं कि यहां पे ये जो पी क्यू आर एस है, ये क्या किया हुआ है इस पी क्यू आर एस को, ध्यान से देखिएगा। पी क्यू आर एस आपकी जो कॉइल है, आपकी जो लूप है, इसको यहां पे हमने सस्पेंड किया हुआ है। सस्पेंडेड इन व्हाट? इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको टांगा हुआ है विद इट्स एक्सिस। अब देखिए एक्सिस कौन सी है, ये मैं बताता हूं आपको कि इसकी एक्सिस कौन सी है। ये एक्सिस, ये जो इसकी एक्सिस है, ये आपकी जो एक्सिस है, ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर टू द फील्ड है। क्या है? परपेंडिकुलर है टू एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, और यू कैन से एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। डन। ये बात समझ आ गई आपको? अब ध्यान से देखो। अब आपका कोई भी केस ले लो, कोई भी लेंथ, कोई भी डायमेंशन ले लो, तो यहां पे क्या होगा? आप ले लो पहले पीएस। क्या ले लो आप? पीएस डायमेंशन ले लो। तो यहां पे लगा लो अपना फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो आप, तो आपके पास फोर्स कैसे निकलेगी? फोर्स क्या कहती है फ्लैमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में? लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा है आप लोगों ने, तो लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या कहता है? लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड को क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो। क्या कर दो? लेफ्ट हैंड को एक्सटेंड कर दो। स्ट्रेच करो थंब को और फर्स्ट टू फिंगर्स को इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। फिंगर, फोर फिंगर जो है वो क्या देगी आपको? मैग्नेटिक फील्ड।
सेंट्रल फिंगर आपको करंट देती है तो आपका क्या देगा? फोर फिंगर अगर आपको क्या देती है? मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर आपको करंट देती है तो आपको फोर्स देगा कौन? थंब देगा आपको फोर्स की डायरेक्शन। चलिए सबसे पहला केस ले लेते हैं आपके पीएस वाली साइड का। ये है भाई आपकी पीएस। पीएस पे देखिए करंट की डायरेक्शन आपको बता दी मैंने, ये है S2P। अब यहां पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। मींस ये अगर आपकी एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। हर जगह यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये वाली हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये ले लीजिए, ये तो अब आपको समझ आ गई। सभी केसेस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होगा। S2P पे जाने वाली करंट नेक्स्ट रे में P2Q जाएगी, फिर Q2R जाएगी और R2S जाएगी। इन चीजों का रखिएगा ध्यान। तो R2S जा रही है तो ये सारी डायरेक्शंस हैं भाई करंट की। अब P2S का केस ले लीजिए। अब आपका P2S वाली डायरेक्शन में होना चाहिए आपका क्या? आपका होना चाहिए सेंट्रल फिंगर। सेंट्रल फिंगर को रख दो P वाली S की डायरेक्शन में। ध्यान से विजुलाइज करो अपने आप को। सेंट्रल फिंगर हो गई P2S वाली डायरेक्शन में। और अब अपने आप देख लो, आपने इस तरह से रखना है कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, जो फर्स्ट वाली फिंगर है, वो किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपको अपने आप दिख रहा है कि आपका थंब जो है वो नीचे वाली डायरेक्शन में है। कहां है? इनसाइड द पेपर। इनसाइड द पेपर है तो फोर्स यहां पे कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, पेपर के अंदर पेन वाली साइड। समझ रही हो बात मेरी? तो फिर से बताता हूं आपको S2P आपकी जा रही है क्या? मान लो ये S है और ये है P आपका। S2P जा रही है करंट, तो आपने इस डायरेक्शन में क्या रखना है? इस डायरेक्शन में रखना है आपका सेंट्रल फिंगर। ध्यान से, सेंट्रल फिंगर अब ऊपर वाली साइड है आपका, तो सेंट्रल फिंगर ये है, तो ये हो गई मेरी P2S। इसी डायरेक्शन में है, ध्यान से, इसी डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है आपका मैग्नेटिक फील्ड इसकी परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो ये कहां जा रहा है? ये वाली डायरेक्शन। थंब कहां जा रहा है? थंब जा रहा है इनसाइड द पेपर। ध्यान से देखना, इसी तरह होगा, ये इसी तरह जाएगा आपके पास। इसी तरह जब आप नेक्स्ट फॉर्मेशन उसके सामने वाले पे चले जाते हो, मैं सामने जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? सामने। सामने कहां? Q2R। ये है आपका Q, ये है आपका R। अब देखो करंट हो गई नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, तो मैं थंब मेरी तरफ आ रहा है, पेपर इधर है आप वाली साइड, पेपर से बाहर की तरफ, तो इसी समय फोर्स हो गई, ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। नाम इनको बाद में देते हैं, ठीक है। अब एक्सिस के ऊपर भी ऐसा ही हो रहा है। एक्सिस के ऊपर भी फोर्स जो होगी, करंट की डायरेक्शन अगर आपके पास ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहां पे जब आप परपेंडिकुलरली लेंगे तो आपके पास डायरेक्शंस मिल जाएंगी, आपको फोर्स की डायरेक्शंस मिल जाएंगी। अब आपको ध्यान से देख रहे हो, Q2R वाला हिस्सा मेरी तरफ आ रहा है और P2S वाला हिस्सा नीचे जा रहा है। तो ये आपका जो फेज है ये किस तरह घूम रहा है? ये कुछ इस तरह से कॉइल थी तो ये इस तरह से घूमना शुरू हो गई एट द एक्सिस, इस तरह से घूमना शुरू हो गई है। ध्यान से देखिए, तो कॉइल रोटेट करना शुरू हो गई है। जब भी रोटेशन होती है तो क्या आता है भाई? जब भी रोटेशन होती है तो टॉर्क बन जाती है। क्या बन जाती है? टॉर्क। ध्यान से देखो, मैं इसी फंक्शन को P से Q वाली फोर्सेस को, इन फोर्सेस को अपोजिट है तो इन फोर्सेस को अलग अलग आप नाम दे सकते हो। यहां पे अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। मान लीजिए ये वाली फोर्स हो गई 2, ये वाली हो गई मेरी 4। यहां पे इस तरह से फोर्स F1 लग रही है और इस एंड पे मेरी फोर्स F3 लग रही है। F1 हो गई, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया। 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। मेरी जो फोर्स F1 और F3 है वो इक्वल और अपोजिट होंगी तो वहां पे ज्यादा उनका इफेक्ट नहीं आएगा। अभी देख लेते हैं क्या होता है। अब मैथमेटिकल फॉर्मेशन देख लेते हैं।
यहां तक तो समझ आ गया आपको। अब देखते हैं क्या होता है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। सबसे पहले हमने क्या ले लिया है, यहां पे हमने ले ली है करंट, ले ली है करंट आई है मेरी करंट। अब मेरी बात करते हैं फोर्स F1 की। फोर्स F1 ये टॉप पे है, यहां फोर्स है तो करंट है आई। हमें पता है फोर्स जो होती है दैट इज आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होती है। ऐसा होता है, एल लेंथ होती है जो भी आपकी कंडक्टर की लेंथ है। तो F1 में कंडक्टर की लेंथ कौन सी है, पी क्यू क्रॉस बी वेक्टर। ये हो गया भाई आपका पहला फोर्स। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे आपका जो वेक्टर फॉर्मेशंस है, यहां पे आपके पास जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के साथ बन रहा है। यहां नॉर्मल है आपका, तो 90 डिग्री के साथ एंगल बन रहा है। तो 90 में से थीटा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहां पे आई इंटू क्या बन जाएगा, आई के साथ क्या हो जाएगा, पी क्यू है क्या, पी क्यू की वैल्यू है भाई, पी क्यू की वैल्यू हमने एल ली हुई है। बी वेक्टर साइन थीटा होना था, यहां पे साइन जो है वो 90 माइनस थीटा है। तो ये बन गया F1 का वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू, उसका जो मैग्नीट्यूड जो है F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वो हो गया आई एल बी कॉस थीटा। पहली फोर्स निकल गई है भाई, आई एल बी कॉस थीटा। दूसरे की बात करते हैं, F2 की बात करो। F2 ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, फोर्स आपके पास करंट आ गई आई डायरेक्शन में। अब आपके पास B यहां पे आ जाएगा, डायरेक्शन बी साइन यहां पे थीटा ही रहेगा। यहां पे थीटा ही है, लेकिन थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी है, थीटा की वैल्यू है यहां पे 90 डिग्री। तो यहां पे F2 किसके बराबर हो गई, आई बी बी। तो F1 की वैल्यू मिल गई आपको, F2 की वैल्यू मिल गई। इसी तरह आपके पास आ जाएगी F3 की वैल्यू, F3 की वैल्यू भी आ जाएगी आई ए बी कॉस थीटा। जिस तरह आपके पास F1 आया है, F1 इज इक्वल टू F3, इसी तरह F2 इज इक्वल टू F4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई बी बी। सो यू गॉट व्हाट, यू गॉट फोर फोर्सेस, फोर F1, F2, F3, F4। दोनों दो पेयर बन रहे हैं हमारे पास, किस किस का, F1 के सामने F3 है और F2 के सामने F4 है। F1 के सामने जो फोर्स है उन दोनों की वैल्यू कितनी है भाई, इन दोनों की वैल्यू आपके पास एक है और F2 और F4 की वैल्यू एक है। F3 वाला कंपोनेंट जो है ये बन रहा है आई ए बी। ध्यान रहे इस चीज का, आई है आपका, यहां पे F3 में भी अगर आप की वैल्यू लेते हैं दैट F3 इज आई एल बी, लेंथ है ये बन जाता है आई लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस ऑफ एंगल। यहां पे आई बी ब्रेड्थ आ रही है बी, ये वैल्यूज आ गई, दो पेयर्स बन गई। ये बात समझ आ गई आपको। अब फ्लेमिंगर रूल आपको समझ आ गया, दोनों को समझ आ गया। अब हम बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क कहता है कि फोर्स जो होगी, परपेंडिकुलर फोर्स जो होगी, उनके बीच की बात करेंगे। परपेंडिकुलर फोर्सेस अपोजिट और इक्वल होनी चाहिए। मेरे पास फोर्स की बात करते हैं, कौन सी फोर्स जो एक्सिस के साथ नहीं है, दूसरी है। दूसरी फोर्सेस यहां देखिए ध्यान से, एक्सिस वाली है F1 और F3, उसके साथ जो दूसरी एंड्स पे फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, F2 और F4। ध्यान से मैं एक फिर से आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं। ये है दो एजेस, इन एजेस के ऊपर एक तरफ फोर्स लग रही है F4 और एक तरफ फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स आपकी क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है F2 और एक लग रही है F4 लग रही है। ये आ गई आपकी F4, ये आपकी आ गई उसके साथ परपेंडिकुलर F2। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और अभी हमने देखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना है, आई बी बी, बी लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है बड़े वाला और आई है करंट। अब इन दोनों के बीच में हमने, और इसकी लेंथ कितनी है, एल।
अब इन दोनों के बीच में हमने निकाल लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस जो है ये बन जाएगा एल साइन थीटा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एल साइन थीटा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहां पे एंगल थीटा हमने ऊपर लिया था। अब टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स आ गई मेरी आई बी बी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया? एल साइन थीटा। कीजिए मल्टीप्लाई, टॉर्क को निकालिए भाई। अब टॉर्क किसके बराबर आ जाएगी? योर टॉर्क वुड बी इक्वल टू किसके बराबर? आई एल इंटू बी जो है आपका। अब यहां पे ध्यान से देखो, आई एल बी, आई एल बी, और आपके पास क्या है? बी भी है, दोनों भी है साइन थीटा। जिस तरह से मर्जी लिख लो। अब मैं आपको एक फॉर्मेशन बताता हूं। अब आपको पता है कि एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया बन गया, तो ये बन गया आई इंटू ए। ए किसकी जगह आ गया? ए आ गया भाई स्मॉल एल स्मॉल बी, एरिया आ गया, एरिया आ गया उस कॉइल का, ए इंटू बी, आई ए बी साइन थीटा। बट आई ए हमने पढ़ा है मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, तो ये बन गया एम बी साइन थीटा। आई ए किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर होती है। तो टॉर्क किसके बराबर हो गई? एम बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म एम क्रॉस बी। तो टॉर्क किसके बराबर आ गई? एम क्रॉस बी के बराबर आ गई। ये टॉर्क थी जो किसके ऊपर लग रही थी? कॉइल के ऊपर लग रही थी। और अगर मल्टीपल फॉर्मेशन में हो तो ये आपकी बन जाएगी एन के मल्टीपल। एक कॉइल है, एक टर्न है, तो अगर आपके पास मल्टीपल हो तो टॉर्क जो है आपके पास हो जाएगी एन टाइम्स। टॉर्क किसके बराबर हो जाएगी? टॉर्क हो जाएगी आपकी एन टाइम्स, एन टाइम्स आई ए बी साइन थीटा। तो यहां से भी आपके पास वैल्यू आ जाती है एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये भी टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। आई इंटू ए जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, तो उसे भी रिप्लेस कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट फॉर्मेशंस बन जाती हैं। तो अगर आपको यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है तो आसान है, आप थीटा की वैल्यू 0 डाल लीजिए तो मिनिमम हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 डाल लीजिए तो मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरह से आपसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यहां तक समझ आ गया? कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चे, थैंक यू।